इंडियन पॉलिटिक्स। और आज जिस पाठ की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण, चुनौतियां एवं निराकरण। राष्ट्रीय एकीकरण, जब हम राष्ट्रीय एकीकरण की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने दृश्य आ जाता है ब्रिटिश भारत के अंतिम दिनों का, अर्थात वह दौर जब ब्रिटिश सत्ता भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाने के लिए तैयार थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। उसके पूर्व संविधान सभा का निर्माण हो चुका था। संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार जाते जाते एक खेल कर गई। उन्होंने भारत को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटने का फैसला कर लिया था। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी लोगों के लिए भारत और मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग को स्वीकार करते हुए भारत के मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों को अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि भारत के पंजाब प्रांत के अधिकांश हिस्सों को लेकर बनाया गया था। इसमें सिंध शामिल था, इसमें बलूचिस्तान शामिल था, इसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल था। पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा भारत के पूर्वी भाग में बनाया गया। तब के बंगाल राज्य के पूर्वी हिस्से मुस्लिम बहुल थे, तो उसमें असम के कुछ मुस्लिम बहुमत वाले जिलों को काटकर वह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का हिस्सा बना। यह और बात है कि 1971 में धर्म के नाम पर बना राष्ट्र एक नहीं रह सका और 2 टुकड़ों में बंट गया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता प्राप्त होते ही राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनका निराकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के साथ साथ देश का विभाजन लेकर सामने आया और अंग्रेजों ने देश का विभाजन करते समय जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया था उसमें ऐसे प्रावधान रखे कि उस समय जो देश में लगभग 650 से ज्यादा देसी रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े थे, नवाब थे, इनको यह स्वतंत्रता दे दी गई कि वे अपनी इच्छा अनुसार भारतीय संघ में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रख सकें। तो ये एक बहुत ही जटिल समस्या थी। भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। सरदार पटेल एक अनुभवी और बहुत सुलझे हुए नेता थे। सरदार पटेल काफी व्यावहारिक नेता भी थे। उन्होंने देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को साफ साफ कहा कि आपको भारतीय संघ में सम्मिलित होना ही होगा। हम ये टुकड़ों में विभाजित भारत स्वीकार नहीं कर सकते। देश की जन भावना यही है कि आप अपने संघ का, अपने प्रांतों का, अपने रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर दें। अधिकांश राजे रजवाड़ों ने उनकी बात मान ली। सरदार पटेल ने उनके हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया था। जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे उनकी जो महल थे, उनके जो कुछ विशिष्ट संपत्तियां थी, उनको सरदार पटेल ने छोड़ दिया, उनको छूने का काम नहीं किया। जो बड़े बड़े रजवाड़े थे उनको
किसी न किसी प्रांत का राज प्रमुख बना दिया गया। उनके लिए पेंशन, जिसे प्रीवी पर्स की व्यवस्था का नाम दिया गया, सुनिश्चित किया गया और अधिकांश राजे रजवाड़े जो है वो भारत में सम्मिलित हो गए। समस्या मुख्य रूप से आई दो तीन जगहों से। जूनागढ़ रियासत का नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता उसके विरुद्ध थी और जब सरदार ने कठोर रूप दिखाया, पुलिस कार्यवाही शुरू की, तो जूनागढ़ का नवाब देश छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। ऐसी ही एक और समस्या आई जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा गुलाब सिंह वो हिंदू थे और अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानती थी। कश्मीर के महाराजा के मन में कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने की चाहत थी, लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के उद्देश्य से वहां कबायलियों के भेष में लड़ाकों को भेज दिया। उनको पाकिस्तानी सेना का समर्थन हासिल था और ऐसे में महाराजा ने भारत के साथ एकीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत की सेना श्रीनगर तक पहुंची। वहां से उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यजनक रूप से नेहरू जी मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब तक लगभग 1/3 कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे में रह गया और आज तक वो समस्या बनी हुई है। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी, 650 से ज्यादा देसी रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण की, वो सरदार पटेल के सुलझे हुए निर्णयों के कारण, व्यवहारिक निर्णयों के कारण लगभग आसानी से, बगैर किसी खास खून खराबे के, बगैर हिंसा के भारतीय संघ में शामिल हो गया। भारत का एकीकरण हो गया। इस पूरी प्रक्रिया के साथ ही साथ एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, वह थी बंटवारे के कारण उत्पन्न हुई शरणार्थियों की समस्या। बंटवारे के कारण जो सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो अब पाकिस्तान बन चुका था, वहां रहने वाले लाखों करोड़ों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध अब वहां से अपनी संपत्ति गंवा के, अपना घर परिवार, अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपनी कर्म भूमि गंवा के भारत आ रहे थे शरणार्थियों के रूप में। तो उन्हें सुरक्षित भारत तक लाया जाए, उन्हें भोजन, वस्त्र, आवास उपलब्ध करवाया जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये शरणार्थी सैकड़ों में नहीं थे, हजारों में नहीं थे, लाखों में नहीं थे, करोड़ों में थे। सीमा के दोनों ओर ऐसी कहानियां आ रही थी, समाचार आ रहे थे कि इस पूरी प्रक्रिया में रक्तपात हो रहा था। पश्चिमी क्षेत्रों में, यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में, हिंदुओं को, सिखों को मार मार के भगाया जा रहा था, उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। प्रतिक्रिया में कुछ छिटपुट घटनाएं मुसलमानों के साथ भारत में भी हो रही थी, लेकिन भारत का जो नेतृत्व था वह इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि हम अपने देश से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। भारतीय नेतृत्व के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि यह अंग्रेजों की कुटिल चाल है, जिसके कारण धर्म के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ है और कुछ समय बीतने के पश्चात पश्चिमी हिस्से में, अर्थात नए बने पाकिस्तान के हिस्से में जो लोग गए हैं उन्हें समझ में आ जाएगा, वहां के नेतृत्व को भी समझ में आ जाएगा और फिर से भारत पाकिस्तान मिल जाएंगे, फिर से अखंड भारत का निर्माण होगा। लेकिन शरणार्थियों की समस्या बढ़ती चली गई।
सरहद पार से रोंगटे खड़ी कर देने वाली रक्तपात की, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की, बच्चों की हत्याओं की खबरें लगातार आ रही थी। तो इन शरणार्थियों की उचित व्यवस्था हो, वो नए भारत में, अपने भारत में पूरे मान सम्मान के साथ रह सकें, ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अगली बड़ी चुनौती थी देश के लिए संविधान निर्माण की। भारत बंटवारे के पश्चात भी 32 लाख किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तब जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। भारत में अनेकों मुख्य भाषाएं हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, बोडो, उड़िया, उर्दू, ये तमाम ऐसी भाषाएं हैं जो करोड़ों लोगों के द्वारा बोली जाती थी। भारत में हिंदू धर्म बहुसंख्यक माने जाते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक माने जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कई संप्रदाय हैं, कई सेक्ट्स हैं, कई फेथ्स हैं। हिंदू, शैव, वैष्णव, वैष्णव फिर से कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले। हम देखते हैं कि हिंदुओं में निर्गुण, ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को मानने वाले भी हैं, सगुण स्वरूप को भी मानने वाले हैं। तो स्वयं हिंदू धर्म में सैकड़ों प्रकार के आंतरिक विभाजन हैं। इसके अलावा बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख है, पारसी भारत में रहते हैं, कुछ छोटी बड़ी संख्या में, थोड़ी सी संख्या में यहूदी भी भारत में रहते हैं। तो भारत कुल मिलाकर एक बहुधार्मिक देश है, बहुनस्लीय देश है। यहाँ पे धर्म, जाति, भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन की विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए भारत को विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है। तो ऐसे बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषी देश के लिए, इसके 36 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी नागरिकों में भारतीयता की भावना उत्पन्न कर सके, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी प्रदान कर सके। भारत में सदियों से विद्यमान बुराइयां जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये जो बुराइयां रही हैं, इनको मिटाया जा सके। भारत में अक्सर राजनीतिक एकता की कमी रही है, जिसके कारण विदेशी हमारे देश के ऊपर हमला करते रहे। एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय शासक उन आक्रमणकारियों का पूरी बहादुरी से सामना करने के बावजूद अपने क्षेत्र की और अंत में इस देश की रक्षा नहीं कर पाए। तो एक ऐसा संविधान बने जो न सिर्फ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो, वरन आगे देश को एक रख सके, उसकी अखंडता की सुरक्षा कर सके। ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती भी देश के नीति नियंताओं के सामने थी। यह शुरू से ही तय था कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनेगा, तो लोकतंत्र की संस्थाएं जनता की वास्तविक प्रतिनिधि संस्थाएं बनकर काम करें। इसलिए उनका क्या स्वरूप हो, यह भी संविधान निर्माण के सामने चुनौती थी। ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो जनता को अपने प्रतिनिधित्व का एहसास कराए। जो जनप्रतिनिधि बने वह किसी वर्ग विशेष के प्रति समर्पित न होकर देश के आम जनों के
हितों के प्रति समर्पित हो। देश से गरीबी का उन्मूलन हो, देश में अशिक्षा का उन्मूलन हो, लोगों का स्वास्थ्य स्तर बेहतर बने, बेरोजगारी दूर हो, कृषि का विकास हो, पूरे देश में उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाए, पूरे देश में यह प्रक्रिया फैले ताकि जो क्षेत्रीय असमानता विद्यमान थी उस क्षेत्रीय असमानता को समाप्त किया जा सके। उस दौर की एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पैदा हुई खाई थी, जो कि विभाजन के कारण और गहरी हो गई थी। तो भारतीय समाज से सांप्रदायिकता का विषबेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीयों के पिछड़ेपन के, भारतीयों की गरीबी के, भारतीयों के बीच असमानता के और भारतीयों के बीच एकता की कमी के लिए जिस सबसे बड़े कारण को जिम्मेदार माना जाता है वो है जातिवाद। तो जातिवाद के विष वृक्ष को भी समाप्त किया जाए, यह भी आधुनिक भारत के सामने एक चुनौती के रूप में उपस्थित थी। आज के इस YouTube क्लास में हम लोगों ने स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय एकीकरण के सम्मुख उपस्थित प्रमुख चुनौतियों के बारे में चर्चा की। अगले YouTube क्लास में हम लोग इन चुनौतियों के बारे में और उनके निराकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है कि इस YouTube वीडियो के आधार पर इस पाठ की अच्छे से तैयारी करें। अगर आपके मन में इस पाठ से संबंधित कोई भी शंका है तो महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि आपके विभाग से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर मुझे पोस्ट करें। हम विभाग के सभी शिक्षक आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मेरे साथ बने रहें।